नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। 31 दिसंबर से फॉर्म भरने हैं, जो कि 14 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल विद्यार्थियों के सामने आया है, वो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में जो भर्तियां निकलेंगी उन पर अधिकार मध्य प्रदेश के युवा का होगा। लेकिन जो एमपी पुलिस भर्ती आई है उसमें ऑल इंडिया से फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। ऐसे में उन युवाओं के सामने सवाल आ गया कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कह रहे थे वो कहने के लिए था, क्या वो सिर्फ एक जुमला था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी? क्योंकि एमपी पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसमें तो ऑल इंडिया से फॉर्म भरा जा सकता है। ऐसे में बेरोजगारी के लिए जो आंदोलन चला रहे थे दिनेश सिंह चौहान, जो कि बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ उसमें अग्रणी भूमिका साथ में निभा रहे थे, तपोभूमि कोचिंग क्लासेस के संचालक अवधेश भदौरिया, उन पर युवाओं ने कई मैसेजेस किए, उनको बोला कि आप इस पर कुछ आवाज उठाइए। और इसी के चलते दिनेश सिंह चौहान जो है आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले, मुलाकात की और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उस बात को याद दिलाया कि इस पर आप संज्ञान लीजिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या रणनीति होगी और कितनी संभावनाएं हैं कि ऑल इंडिया जो वैकेंसी जो फिल कर सकते हैं, लोग फॉर्म डाल सकते हैं, उस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। और साथ ही साथ पदों की संख्या को लेकर के, आयु सीमा को लेकर के भी क्या रुझान लग रहा है कि इस पर कुछ सरकार संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दिनेश जी और अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। सबसे पहले दिनेश जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि एमपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक वही सवाल सबसे पहले जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि ऑल इंडिया से फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार होगा। और जब ये बात कही गई थी इसका बहुत प्रचार भी हुआ, लेकिन अब ये जो स्थिति सामने आई है, निर्मित हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? दिनेश जी आपका वो माइक स्टार्ट कर लीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि जब मामा जी ने बात ये रखी थी तो बहुत अच्छा लगा था। भदौरिया सर भी यहाँ हैं, उनको भी पता है। जी। पूरे मध्य प्रदेश के युवा जो सुना उनको भी अच्छा लगा था। चलिए, कई सालों के बाद ही सही हमारे प्रदेश में जो एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 100% सरकारी नौकरियों पर आरक्षण देने की बात की थी, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को। लेकिन ये बात तब हमें भी पता थी कि 100% तो नहीं देंगे, 70% भी दे दें, 90% भी दे दें, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि कोई अगर सामान्य नेता या कोई विधायक बोल देता तो चल जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातों का प्रयोग किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी इतनी बड़ी घोषणा की है, तो उस घोषणा का अमल दिखना चाहिए था। लगातार 3 भर्तियां निकल चुकी हैं, जेल प्रहरी की भर्ती, सिविल इंजीनियर की भर्ती और ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि मध्य प्रदेश के बच्चों को इतने प्रतिशत आरक्षण रहेगा या अन्य राज्यों के बच्चों को, अभ्यर्थियों को इतने % उनको आरक्षण रहेगा। हरियाणा ने टोटली कर रखा है अपने यहाँ, राजस्थान की देखें, वहां भी चल जाए तो उन्होंने एकदम फिक्स कर रखा है कि भाई आपको इतना करना है। उत्तराखंड चल जाइए, वहां पर सीधे कह रखा है कि जो 10वीं 8वीं जो पास किया होगा, कहाँ से? उत्तराखंड से, वही फॉर्म भर सकता है। छत्तीसगढ़ तो सीधे कह रखा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। मैं सी और डी ग्रेड की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी कर रखा है, गुजरात में गुजराती कर रखा है। ऐसे करके सभी राज्यों ने अपने कुछ ऐसे प्रावधान बना रखे हैं कि तृतीय चतुर्थ जो पदों की या श्रेणी पर जो नौकरियों का हक जो है वहां के बच्चों को ही मिलता है। जी इसलिए मामा जी ने जो बात कही थी उस बात में लगा कि इन्होंने ऐसे ही कोई प्रावधान करेंगे कि शायद 10वीं या 8वीं या 12वीं तक जो बच्चा मध्य प्रदेश का पढ़ा होगा वही उसके लिए योग्य होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, जो कि बहुत दुख हुआ है। पूरे प्रदेश के युवाओं को इसका बहुत दुख है कि मामा जी को भी शिवराज सिंह चौहान जैसे जो नेता, जो एक अपने आप एक प्रतिष्ठित है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आज वर्तमान में मुख्यमंत्री, और जब उन्होंने वादा किया था तब उस समय भी 15 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री ही थे। जी अवधेश जी, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि 15 अगस्त 2020 को ये वायदा किया था मामा जी ने, तो जब ये बात कही थी, क्या उस समय इस तरीके के सवाल उनकी बात पर उठ रहे थे? क्या ये कानूनी रूप से संभव था कि केवल मध्य प्रदेश के युवा ही इस फॉर्म को भर पाए? क्या इस पर उस समय सवाल नहीं उठा उनकी इस बात पर? जी सर, सवाल तो
निश्चित तौर पे उठे थे। जिस तरीके से उन्होंने बोल दिया था कि 100% केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे अपने प्रदेश में। लेकिन हमें ये लगा कि चूंकि सरकार उनकी है, तो उनके पास नियम बनाने की, विधान तैयार करने की शक्ति है, तो शायद वो इस संबंध में कुछ कार्य कर सकें। जी, अगर हम देखते हैं सर, अभी राजस्थान में भी शिक्षक भर्ती होने वाली है, तो वहां पर बाहरी राज्य का अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकता। अन्य कुछ राज्यों में भी ऐसे नियम बन रखे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा बोलते हैं, तो हम भी ये निश्चित तौर पे मान के चलते हैं कि वो विधानसभा में ऐसा कोई नियम अवश्य बनवा लेते। लेकिन 3 भर्तियां हो चुकी हैं, अभी तक ऐसा कोई नियम आया नहीं है। अभी सर जो जेल प्रहरी की भर्ती थी, उसमें तो नेपाल और भूटान की प्रजा तक शामिल हो सकती थी। यानी कि वो तो एक तरीके की इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शायद थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट दे दी है कि केवल और केवल भारत के नागरिक, यानी कि विभिन्न राज्यों के नागरिक ही आ सकते हैं। तो शायद उनके दिल में थोड़ी दया तो है। अब बस मध्य प्रदेश तक कब तक आएगी ये देखना है। जी, बिल्कुल। दिनेश जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि अन्य राज्यों में जो है केवल वहीं के अभ्यर्थी भर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी को या शिवराज जी की सरकार को आखिर ऐसा क्या है? जब अन्य राज्य कर रहे हैं, तो इनको इसमें ऐसा क्या लाभ नज़र आता है कि ये सब राज्यों के लिए जो है भर्ती परीक्षा को ओपन कर दें? आपका माइक वो कर लीजिए, दिनेश जी, आपकी आवाज़। मेरे कहने का मतलब है कि लाभ कुछ भी नजर आए, जी, लेकिन सबसे बड़ा लाभ इस बात का उनको सोचना चाहिए कि अब अगर वो मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिल्कुल। बुधनी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, उनको वोट किसने दिया? जी, बुधनी विधानसभा की जनता ने दिया। बिल्कुल। और उनकी सरकार में जितने विधायक हैं वो सब मध्य प्रदेश से चुने गए हैं। अर्थात मध्य प्रदेश का जो मतदाता है उसने इसलिए चुना था कि कम से कम जहां पर आप कर सकते हैं, जैसे हम लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में कभी नहीं बोलते, ए और बी ग्रेड की जॉब के लिए कभी नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को दो। लोक प्रशासन लोक सेवा की आप भर्ती निकाल रही और दूसरे राज्यों को बोलिए वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तृतीय और चतुर्थ एक ऐसी वर्ग की ऐसी नौकरियां होती हैं जहां पर संविधान भी कहता है अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में, कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लगा करके लोक नियोजन में अवसर की समता का कुछ यहाँ पर क्या अपवाद भी दिया जाता है राज्यों को। जी, जैसा आपने कहा कि क्या ये इनके लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए इनके लिए क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही था, और अब आज भी अगर चाहते हैं कि इनको सीएम कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। बिल्कुल। यहाँ का युवा अपने दिलों पे इनको रखता है, और अगर युवा के साथ यही अगर अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ नियम बना देते कि भाई हम 10% जो है बाहरी राज्यों को रखेंगे, 90% अपने देश अपने राज्य के व्यक्तियों को रखेंगे, राज्य के लोगों को रखेंगे, तो ना तो कोई इसमें संविधान का वायलेशन होता, पहली बात। दूसरा, इसमें यहाँ की जनता हमेशा खुश रहती कि चलिए हमारे बारे में सोचा गया है। और तीसरा, बाहरी राज्य का अभ्यर्थी भी सोचता कि चलो 10% तो अपने लिए मिला हुआ है। बिल्कुल, तो ऐसे प्रावधान आसानी से किए जा सकते हैं, सिर्फ एक कैबिनेट नोट निकाल करके भी किए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। बिल्कुल, इस पे कमी जो है, एक कमी कह ले, जिसे कहते हैं राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। अगर वो अगर सही हो तो कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल, आज भी चाहे तो आज भी अभी नोटिफिकेशन निकला है, 31 से फॉर्म भरने हैं, वो तो जब चाहे रूल बुक में उनको बदलाव करने में कितना मिनट लगेगा, बिल्कुल। मुश्किल से आधे घंटे की मीटिंग में सारा कार्रवाई हो जाना ही है कि भाई जो व्यक्ति 10वीं 12वीं मध्य प्रदेश से किया हो उसको करवा दिया जाए, या कि फिर बाहरी राज्यों कोटा 5% रहेगा, इतने परसेंट पर ही वो फाइट करेंगे। तो ये ऐसा किया जा सकता है। जी। अवधेश जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसा कि अभी आपने चर्चा में कहा कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में भी जो है ये नियम था। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है ऑल इंडिया का, अब एमपी पुलिस की आई है, तब ये इतना क्यों जो है ये मुद्दा उठ रहा है? जेल प्रहरी के समय पर भी क्या ये मुद्दा उठा था, या एमपी पुलिस पर ही ये बात सामने आ रही है केवल? जी, जेल प्रहरी के जब आपका वो आया था नोटिफिकेशन, उसके कुछ दिन पहले ही मामा जी ने घोषणा की थी। जी, तो ये बच्चों को लग रहा था कि शायद अभी-अभी घोषणा की है, इसको लेकर उन्होंने कोई नियम कानून नहीं बना पाए हैं, तो इस भर्ती में नहीं तो आगे की भर्ती में तो ऐसा वो कर ही देंगे। जी, लेकिन साथ ही साथ सर जेल प्रहरी की भर्ती एक नाम मात्र की भर्ती थी, केवल 226 पद थे वहाँ पे। जी, और अगर हम देखें कि बाहरी राज्यों के लिए कम्पीट करने के लिए अनारक्षित वर्ग की पोस्ट थी, जो कि केवल और केवल 33 थी।
तो उन 33 पोस्टों के लिए ऑल इंडिया कंपटीशन था, इंटरनेशनल कंपटीशन था जेल प्रहरी में। तो उस समय बच्चों को लगा कि ये वैसे भी काफी टफ कंपटीशन है, तो यहाँ पर चलो एक बार ऑल इंडिया हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब चूंकि पुलिस एग्जाम की तैयारी बच्चे 3 साल से कर रहे हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, और इस बार सर नोटिफिकेशन में काफी सारी गड़बड़ियां हुई हैं। एक तो सर ऑल इंडिया का ऑल इंडिया ही बना रहा, बच्चों को लग रहा था कि यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए जगह हो जाएंगी। अगर सर पिछली बार की एमपी पुलिस का आप देखेंगे तो लगभग 40% जी अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 40% बच्चे बाहरी राज्यों के सिलेक्ट हुए हैं। तो ये एक बड़ा एक पैमाना है जिसपे बाहरी राज्य के अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं। जी तो इस वजह से बच्चों के अंदर थोड़ा ये तो जाएगा ही कि हमारे प्रदेश की भर्तियों में तो कम से कम हमको अवसर मिले ही। साथ ही साथ सर इस बार के नोटिफिकेशन में ट्रेड की कोई जगह नहीं आई। बहुत से बच्चे जिनके पास हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस था और वो सोच रहे थे कि हम एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 3 साल हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने देखा उनके लिए कोई पोस्ट ही नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं सर, लगभग 7 से 8 ट्रेड होती हैं पुलिस में, तो उन ट्रेड की भी कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही साथ सर वैकेंसी भी कम है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस बन गई हैं, और मामा जी की घोषणा से बच्चों को थोड़ा ये लगा था कि हाँ शायद हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से सर ये मुद्दा अभी एमपी पुलिस एग्जाम के ही उसमें ज्यादा उठा है, क्योंकि अब काफी समय भी हो चुका है। इतने समय के अंदर अंदर सरकार को नियम कानून बना लेने चाहिए थे, या फिर कम से कम कोई आश्वासन तो उनको देना चाहिए था। 3% या 5% का बाहरी कोटा अगर वो कर भी देते तो भी बच्चों को कोई इतनी खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो सर पूरा अनारक्षित जो श्रेणी है वो बाहरी राज्यों के लिए खुली हुई है। अगर हम सर देखें मध्य प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था भी अगर सर देखी जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए भी हॉरिजेंटल आपका रिजर्वेशन है, SC ST ओबीसी का हाईएस्ट रिजर्वेशन है। अब इतने के बावजूद अगर देखा जाए सर अनारक्षित वर्ग में केवल पुरुष अनारक्षित रह जाता है। आपका ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण लागू हो गया है। तो बहुत ही कम एक सेक्शन बचा है अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए, और इनकी संख्या सर काफी ज्यादा है। अब उसी पुरुष में बाकी बाहरी राज्यों का SC ST OBC जनरल हर कैटेगरी का विद्यार्थी कंपीट करेगा, तो उन बच्चों के लिए तो सर ये बहुत ही कंगाली में एक तरीके का आटा गीला हो गया उनके लिए। तो वो तो अब अपनी आवाज उठाएंगे। जी दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि ये जो मामला है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उनकी इस बात को याद दिलाने के लिए क्या आप संबंधित किसी नेता से या विभाग में किसी से मिले? क्या आपने कुछ आगे इसके लिए कदम उठाया? जी दिनेश जी, आपका माइक ऑन कर लीजिए। जी बिल्कुल, आज ही हम मिलकर के आए हैं माननीय गृह मंत्री जी से, क्योंकि गृह विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा था, पुलिस भर्ती से संबंधित मुद्दा था, और हमें ये लगा कि अगर ये पुलिस भर्ती में अगर इन्होंने ओपन कर दिया है पूरी तरीके से, तो यकीनन आगे आने वाले समय पटवारी आएगी, फॉरेस्ट आएगी, उसमें भी रहेगा। और हम ये चाहते थे कि संबंधित विभाग से शुरुआत हो, तो इसलिए हम सीधे पहुंचे माननीय गृह मंत्री जी के पास। माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिए, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस पर संज्ञान लूंगा, मंत्री जी से चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, कि जो उन्होंने अपना वादा किया था वो वादा को निभाएं और आपके हित में फैसला होगा। बल्कि मैंने ये भी कहा कि 31 तारीख से फॉर्म पड़ने हैं, उसके पहले जो है आप जो भी फैसला ले सकते हैं, ताकि युवाओं का हित उससे सध सके। और ये भी याद दिलाया हमने कि 15 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 को ट्वीट भी किया गया था। माननीय जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कहा गया था कि मेरे भांजे भांजियों, मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का है, तो सरकारी नौकरियों में 100% आपको आरक्षण दिया जाएगा। जी, ये बात उनके संज्ञान में लाई गई है आज। बिल्कुल। अवधेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। युवाओं की भूमिका इस चीज को लेकर के, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरेंगे, उनकी भूमिका क्या नजर आ रही है आपको मध्य प्रदेश के अंदर? क्योंकि कई बार देखने में आता है कि आंदोलन खड़ा करना, जिस तरीके से हमने देखा सितंबर माह में आंदोलन खड़ा किया गया, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में युवा आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में है, अपनी बात को पहुंचाने की स्थिति में है,
या युवाओं को इसके लिए आगे के लिए सजग होना होगा कि एक साथ आवाज उठे? जी सर, निश्चित तौर पे सर अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन सरेआम पूरे राज्य से झूठ बोलता है, तो जब वह वो गलती करता है तो उसका एक प्रतिरोध दिखना चाहिए। जी, प्रतिरोध बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सर लोकतंत्र में इस तरीके से एक वैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति झूठ बोलेगा और साथ ही साथ अपना उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा करके दिखाएगा क्योंकि आगे चुनाव होने वाले हैं। जी, चुनाव होने की वजह से उसका प्रचार-प्रसार भी ज़ोरों-शोरों से किया गया कि अब तो हम मध्य प्रदेश वालों के लिए सब कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारी बम्पर भर्ती लाएँगे, तो भर्ती भी नहीं लाए सर। मतलब पहले ऐसा था कि 4200 कुछ पदों के लिए भर्ती होने वाली थी। जी, फिर जैसे ही चुनाव आए तो मामा जी ने बोला कि हम 6800 पदों पर भर्ती करेंगे जी, और उसके बाद फिर वो पदों की संख्या भूल ही गए कि हम बम्पर भर्ती करेंगे और फिर लाके वो 4000 पे आ गए, यानी कि पहले से भी कम कर दिए उन्होंने पद। जी, तो पदों में कटौती की, अपनी बात से मुकर गए, स्वतंत्रता दिवस के दिन बोली गई बात से मुकर गए। तो अगर लोकतंत्र में ऐसा होता है तो बच्चों को निश्चित तौर पर सर इसका प्रतिरोध करना चाहिए। अब वो प्रतिरोध चाहे सोशल मीडिया पर दिखे, चाहे सामने दिखे। चौहान सर और बाकी बच्चे उनके साथ आज गृह मंत्री जी के पास गए, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है सर। लेकिन गृह मंत्री जी ने भी आप देखिए सर उनका कॉन्फिडेंस देखिए। जब उनसे बोला कि आप भर्ती के बारे में क्या करेंगे? तो वो उनसे बोला कि आप भर्ती के बारे में सोचेंगे? तो उनका कहना हाँ, सोचेंगे उसमें क्या जा रहा है? जी, मतलब उनका यही कहना है, साथ ही साथ एक सर उदाहरण भी दिया उन्होंने कि मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे लंदन जाना है। मैं लंदन जाने की सोच रहा हूँ, तो मैंने इसमें कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा क्योंकि सोचने में क्या खर्चा आता है? तो यही कंडीशन हमारे प्रदेश की सरकार की है कि वो भी भर्तियों की संख्या, पदों की संख्या के बारे में केवल सोच रहे हैं। तो जी, सोचने में उनका कुछ जा नहीं रहा है, देना उनको उतना ही है। तो बिल्कुल। ये एक पद्धति यहाँ पर सरकार की हमको सर साफ-साफ दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग इस प्रकार का आचरण अपना रख रहे हैं और प्रदेश के बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। अब बच्चों को भी एक काम करना होगा कि कम से कम अपना 15-20 मिनट सोशल मीडिया पर ज़रूर निकालें और इन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस के दिन एक जुमला दिया है, इसका प्रतिरोध ज़रूर दिखाएँ। जी, अगर आप किसी और तरीके से, किसी और माध्यम से सामने नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम ट्विटर पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर इसकी जानकारी बाकी आम जनता को अवश्य दें कि किस तरीके से हमारे मामा जी ने हमको बेवकूफ़ बनाया या झूठ जी, बोला है। ताकि मामा जी पर भी दबाव बने कि वो अपनी बात पर आएँ, क्योंकि बोला जाता है ना सर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जी, तो वो वचन वाली बात है और उसको उन्होंने लिखित रूप में, प्रेस विज्ञप्ति के रूप में, जनसंपर्क विभाग ने, अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स ने, सभी ने उनकी इस बात को प्रमुखता से लिया था और ये जन-जन तक बात पहुँच चुकी थी, तो बहुत से लोगों को तो यही लग रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान बहुत दयालु हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही पूरी भर्ती यहाँ पे लॉक कर दी है। लेकिन हकीकत कुछ और है, तो अब बच्चों के लिए समय आ गया है कि उस हकीकत से बाकी लोगों को रूबरू कराएँ। बिल्कुल। दिनेश जी जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर समय निकालें अगर वो सड़कों पर नहीं आ सकते हैं। इस भर्ती में कितने लोग लगभग आवेदन भरते हैं और उन आवेदनों की तुलना में कितने युवा आपको सोशल मीडिया पर सरकार की कमियों को उजागर करते हुए दिखते हैं? और उन युवाओं को कितनी ज़रूरत है सोशल मीडिया पर आकर के विरोध करने की? क्योंकि उदाहरण हमारे सामने है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और पूरे भारत में युवाओं ने मिलकर के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना दिया। तो क्या लगता है आपको कि इसी प्रकार से एक ट्रेंड चलाने की ज़रूरत है कि मामा जी के सामने तक वो बात पहुँचे? दिनेश जी आपका माइक जी ऑन कर लीजिए। मैं अब ये सोच रखे हम लोगों ने, तो पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम नहीं तो 8 से 10 लाख युवा इसका फॉर्म भरेगा, कम से कम। जी, 6 लाख तो पिछली बार एग्ज़ाम देने गया था। जी, तो अब वो 3 साल से सोच लीजिए, जो नया ग्रेजुएट, नया 10th पास हुआ है, वो भी इंक्लूड हो गया, है ना? जी, तो कम से कम 8 से 10 लाख फॉर्म जाएँगे। चाहे भले 4000 की पोस्ट, क्या 400 पोस्ट देंगे तब भी 8 लाख फॉर्म जाएँगे। जी, 226 पोस्ट थे, 3,70,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे एग्ज़ाम देने के। कौन बच्चे? जेल पुलिस के, एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। अब बात ये है कि अब युवा को आवश्यकता है एकजुट होने की। अगर वो एकजुट नहीं हो सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो बिल्कुल घर में कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे का टाइम दे सकता है। जैसे कि भदौरिया सर ने कहा
कि भाई 15 मिनट टाइम दो, 10 मिनट टाइम दो। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ बच्चों को कि आप ज्यादा मेरे पास अगर आप नहीं आ सकते मत आइए, मैं पर्याप्त हूँ, 2 4 10 लेके चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम आप घर में बैठ के तो अपनी ताकत दो। घर में बैठ के जब सोशल मीडिया पर दिखाओगे चीजों को, सोशल मीडिया भी ढूंढेगा ये कौन है भाई, ये कहाँ से हो रही चीजें, ये बिल्कुल चीज। अभी नया वर्ष आने वाला है 1 तारीख को, 31 तारीख को 2020 जो है खत्म होने वाला है। जी तो तब तक एक पूरा बना दीजिए, एक ट्रेंड बना दीजिए उसको। उस नए वर्ष को जब ये अपने भाषण में बोलेंगे कि अब नए वर्ष का स्वागत है ऐसा कुछ का, तो उसको पुराने वर्ष को या नए वर्ष को आप अपने तरीके से स्वागत कीजिए। एक नया ट्रेंड चला दीजिए, एक ट्विटर पे चला दीजिए, एक यूट्यूब पे चला दीजिए, फेसबुक पे चला दीजिए, लेकिन हाँ ईमानदारी पूर्वक और अपनी एक कर्तव्य को मानते हुए भाई 10 मिनट मुझे देना है इस टाइम, जहां मैं बात करूंगा सिर्फ वही लिखूंगा भाई इस पर जस्टिस फॉर एमपी स्टूडेंट, सीएम मामा अपना वादा पूरा करो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्ट कर लोगों के दिमाग को, ध्यान में जाकर ऐसा क्या है। और फिर मामा जी की वीडियो उनके संपर्क जो एमपी जनसंपर्क का जो ट्विटर है उसमें उपलब्ध है वीडियो, नहीं तो ये वीडियो जो है मेरे पास भी है, भदौरिया सर के पास भी, आपके पास भी है, उसको शेयर किया जा सकता है। भाई ये जो वादे हैं इनको पूरा किया जाए। अब हम ये नहीं करें कि आप पूरा 100% दीजिए, हम तो तब भी हम संतुष्ट हैं भैया आप 10% 5% फिक्स कर दीजिए बाहर के राज्यों का, जैसे दूसरे करते हैं, पर कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम इंसान से नहीं, हम उस कुर्सी से प्यार करते हैं। वो कुर्सी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे राज्य का नियंत्रक है वहां से, हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं। कुर्सी संविधान से द्वारा दी गई है, चाहे उस पर कोई भी बैठे, उस कुर्सी पर बैठ के अगर दिया गया भाषण मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहमियत रखता है, दूसरे राज्यों के लिए, प्रदेश के लिए, साथ देश के लिए। जी अवधेश जी, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि हम कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मामा जी जो है युवाओं की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि युवा की ये कमी कहीं ना कहीं सरकार को निश्चिंत छोड़ देती है कि हाँ पता है मध्य प्रदेश का युवा कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक बार कर लेगा उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो युवा को, अगर युवा की आवाज में दम होता तो क्या ये हिम्मत है सरकार के अंदर कि उनकी मांगों को प्राथमिकता न दी जाए? क्या युवा की ही ये कमी है कि आज उनकी आयु सीमा, उनकी पदवृद्धि पर कोई सरकार जो विचार ही नहीं कर पा रही है? उन्हें पता है कि हाँ मध्य प्रदेश का युवा कुछ नहीं करेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी सर, यहाँ पर मैं युवाओं की कमी तो नहीं मानूंगा, जी क्योंकि अगर लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखा जाए तो जी ये सारे काम सरकार को खुद से ही करने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर, क्योंकि ये उनके काम ही है। अगर आपने 3 साल से वैकेंसी नहीं निकाली, 1 साल से कोरोना पीरियड चल रहा है, उसके बाद भी आपने आयु सीमा में वृद्धि नहीं की, जी तो आपको कम से कम आयु सीमा में वृद्धि कर देनी चाहिए थी। तो जो व्यक्ति इस उम्र पे मतलब उनको लगा कि चलो हमको सरकारी नौकरी में आना चाहिए, वो तैयारी कर रहे थे, तो कम से कम वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते। तो इसके लिए क्या करें? अब युवा फिर से आंदोलन कर रहे। जब हमने आंदोलन किया अवधेश था जी, उस समय भी इस चीज की मांग की थी। जी सर। अवधेश जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकार का ये नैतिक कर्तव्य है कि उस काम के लिए सरकार को चुना जाता है, सभी जानते हैं, लेकिन सरकार वो करती ही नहीं है, तभी लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उदाहरण हमारे सामने है किसान आंदोलन। सरकार अगर जी अपना जी नैतिक कर्तव्य निभाती, किसानों के संगठनों को बुलाती, किसान बिल जब बना रहे थे तो ये नहीं होता। लेकिन बात वही आती है कि आज किसान संगठित है, तो कम से कम सरकार उनको चिट्ठी का प्रस्ताव भेज रही है, उनकी बात सुन रही है। लेकिन ऐसे में अगर युवा यहाँ पर भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने तो ठान लिया है हम कुछ नहीं करेंगे, हमें अपने नैतिक कर्तव्य से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में जी जरूरी जी तो हो जाता है ना एक नागरिक के नाते कि सरकार को हम बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर। अब ये सरकार का अगर सर हम रवैया देखें तो सरकार का भी अपना एक ईगो होता है। जी जैसे अगर आप सर किसान बिल के बारे में अगर चर्चा करें, तो अगर किसान कुछ दिन आंदोलन करके और रह जाते, तो ये सरकार किसानों की किसी भी मांग को मानने पर तैयार कभी नहीं होती। नहीं होती। और मजबूरन अगर उनको लग भी रहा होता कि ये मांगे जायज हैं, फिर भी उनको नहीं मानती ताकि आगे इस प्रकार के किसी आंदोलन को बढ़ावा ना मिले। और यही चीज सर यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है। अब किसानों ने आंदोलन फिर भी उग्र रखा, अपना आंदोलन बनाए रखा, इस वजह से अब सरकार झुकने की सोच रही है। उनका ईगो तोड़ा है किसानों ने। ठीक है, अभी उस पे भी सर कंफर्म नहीं कह सकते कि टूटा है कि नहीं टूटा है, लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के आंदोलन की बात करूं तो बेरोजगारों ने आंदोलन किया। और सर आप ये देखिए कि जो मांगे हमने प्रमुखता से रखी थी, उन मांगों पे सरकार का ईगो क्लैश हो रहा है। वो मांगे वो मानने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। हमने पद वृद्धि की मांग की थी, उन्होंने पद घटा दिए।
हमने सर पद वृद्धि की मांग की तो उन्होंने पद घटा दिए। हम लोगों ने उम्र सीमा में बढ़ोतरी की मांग की थी तो उन्होंने उम्र सीमा कम कर दी। जी, वो उम्र सीमा उन्होंने उतनी ही बनी रहने दी, उसमें वो मांग नहीं उन्होंने हमारी जी, मानी। साथ ही साथ हमने बाहरी अभ्यर्थियों के कोटे को खत्म करने की बात की थी, लेकिन वो भी उन्होंने 100% ही रखा। जी, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बस ये चाहते हैं कि जो मांगे उठ रही हैं, उन मांगों को ना देकर भलेसक आसपास का कुछ चूरन चटनी दे दिया जाए, क्योंकि उससे उनको ये लगता है कि इससे सरकार का या फिर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का ईगो हर्ट हो गया है। जी, तो यहाँ सर बिल्कुल सरकार सरकार की तरह ना चलते हुए ऐसे चल रही है जैसे किसी का घर चल रहा हो, जी, जैसे कोई व्यक्तिगत कारण चल रहे हों, कुछ इस तरीके से ही सरकार का चाल-चलन लग रहा है। क्योंकि बिल्कुल, सर आयु सीमा बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आयु सीमा तो वो कम से कम बढ़ा ही सकते थे और 4200 पद तो पहले से ही थे, तो कम से कम वो 200 पद वो लोग कहाँ खा गए? वो जी, 200 आयु पद कहाँ सीमा के चले गए? लिए मैं बता दूं भदौरिया सर, आयु सीमा के जी, लिए मतलब सोच लीजिए सांसद कम से कम 4 से 5 सांसद लिख चुके हैं बात को। यहाँ तक कि जो जेपी हाँ, नड्डा हाँ। साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, जी, उनकी हुँ। सास ने लिखा है, हाँ, जी, हाँ। बड़े-बड़े विधायकों ने लिखा है, बड़े-बड़े मंत्रियों तक ने लेटर लिख दिया। मेरे पास लेटर पड़े हैं ऐसे-ऐसे मंत्रियों के, कहेंगे बाप रे! वही पार्लियामेंट तक लेकिन बात पहुँच जाई मंत्री गई जी है कि अभी बच्चों सोच को रहे हैं कर शायद। दीजिए। दिनेश जी आपसे जैसा कि अब अभी आपने कहा तो ऐसे क्या आपका अनुभव कहता है क्योंकि आप इतने समय से कई बार हर परीक्षा के लिए अमूमन ज्ञापन देने जाते हैं, इतनी मुलाकात आप कर चुके हैं। सरकार का क्या रवैया क्या आपको वहाँ पर मिलकर के लगता है क्या सरकार असंवेदनशील है पूरी तरीके से? उसे जो मन में है वही करना है, जो आवाज़ उठाते हैं उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना, क्या लगता है और किस तरीके से बदलाव लाया जाएगा? मैं आपको बता दूँ, मैं प्रदेश में लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, जी। 1 साल से, और बल्कि 1.5 साल होने वाले हैं, लगभग हुँ। कई भर्तियों के लिए, जिसमें पुलिस भर्ती एक अहम मुद्दा रहा है। जी, यहाँ पर एक चीज़ मैंने महसूस की है, सरकार संवेदनशील मतलब ये समझ लीजिए वहीं पर होती है जहाँ पर उसको अपनी कुर्सी की संवेदनशीलता दिखती है, जी, या उसको बिल्कुल लगता सही है सर। कि अब मुझे संवेदनशील होना चाहिए ताकि वोट मिल सके, अब मुझे संवेदनशील होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर जो वर्ग को खुश करके मैं आगे बढ़ा सकूँ, है ना? ये मैंने देखा है। दूसरी चीज़ क्या है, बेरोज़गार उनके लिए कभी अहम मुद्दा सिर्फ़ पम्पलेट में रहता है, और जब उनको मैनिफेस्टो बनाते हैं अपने घोषणा पत्र चुनावी, वहाँ तक रहता है। जी, जैसे वो कुर्सी पर बैठते, चाहे कोई भी सरकार आए, जी, दोनों सरकारें अभी मैंने देखा 1 साल के अंदर दोनों सरकार देख ली, दोनों का रवैया देखा मैंने। जी, दोनों का रवैया था कि चुनाव के पहले दोनों मुद्दे में प्रमुखता से था युवक, कोई भी युवक बेरोजगार रोजगार नहीं होगा। हाल हुँ, ये हो गई है कि वर्तमान में ना तो प्राइवेट संस्था खोल सकता युवा, उसको लिए पैसा देना बंद कर दिया गया है। अब जिसकी उम्र सीमा हो गई है उसको आप मौका नहीं देंगे। आज का नोट बताता हूँ, कल की खबर बता रहा हूँ गिरिराज जी आपको मैं। जी, केंद्र सरकार ने अभी एक कार्मिक मंत्रालय ने अपना एक जो है फैसला किया है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी नौकरियों में जो बच्चे जो है 1 साल का उनको एक्सटेंड दिया जाएगा। हो सकता है अभी आने में सच केंद्र सरकार इस बात को महसूस कर रही है कि यार वाक़ई में कहीं न कहीं दिक्कत रही है तो 1 साल एक्सटेंशन देनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को जू नहीं देंग रही है। जी, जबकि बिहार सरकार ने सोचिए लगातार भर्ती दे रही, तब भी 37 साल उम्र कर रखी है उसने। क्योंकि वो चाहती है कि आप सिलेक्शन लो ना लो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट तो कर सको। आपके अंदर अगर क्षमता है तो यू कैन पार्टिसिपेट, और यहाँ तो पार्टिसिपेट से उसको बाहर कर दिया गया, भाई तुम 33 के हो गए तुम जाओ, जबकि वो तैयारी पे लगा हुआ है चीजें। तो इतने सारे लोगों का जब मैसेज जाना, इतने बड़े लोकसभा के लोगों का मैसेज जाना, यहाँ तक कि उनकी ही पार्टी के लोगों ने मैसेज किए, लेटर लिखे कि भाई इन बच्चों को संज्ञान लीजिए, तब भी सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है हठ धर्मिता, कि हम जो चाहेंगे वही होगा। और उसकी एक वजह है कि युवा युवा एक नहीं है पृथ्वीराज जी। जी, युवा एक ऐसे नहीं है, युवा बटा हुआ है छोटे छोटे चीजों में। ये बात अवधेश सर को ही पता है अच्छे से। जी, हम बिल्कुल लोग जब सही भी बात। कहीं कोई आंदोलन के लिए या कोई विज्ञापन के लिए जाते हैं, तो उसी में क्या होता है कि नहीं सामने वाला कर वो उसको जान दो, मैं घर में बैठा हूँ मैं तैयारी करूंगा, और जो होगा देखा जाएगा युवा के अंदर। और ये बात सरकार अच्छे से जानती है कि मध्य प्रदेश में युवा के अंदर राजनीतिक सक्रियता 0.5% है। जी, ये घर में बैठ के खूब बातें कर लेगा, लेकिन रोड पर आकर के कभी नहीं बोलेगा कि सरकार से दो बात नहीं कर सकता कि आप उनको हमने जनप्रतिनिधि बनाया है तो हमें भर्तियां दो। बिल्कुल, इसलिए हमने आपको तय किया था, चुना था, ताकि हम अपने काम में लगे रहें
और आप जो है हमारे लिए काम के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएं। तो ये सरकारों को पता है कि युवा खुद संवेदनशील नहीं है अपने भर्ती के लिए जी, तो उनकी जो मर्जी आती है वो करना शुरू कर देते हैं। ये तो बीच में कुछ हम लोग आए जिसकी वजह से अब थोड़ा सा एक लगने लगा कि यार नहीं करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो दिक्कत होती जाएगी। जी, ठीक है, अब युवा भी सीख रहा धीरे धीरे करके, अब उसको टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा समझ लीजिए उतना ही इनके साथ दिक्कतें होती रहेंगी। बिल्कुल। आपको एक बात बता दूं गिरिराज जी, जी। अवधेश सर आपको भी, जी सर। जब पहली बार आंदोलन हुआ था 14 फरवरी 2020 को, समय थी सरकार कमलनाथ सरकार, जी, 14 फरवरी को था और इन्होंने क्या किया था 28 फरवरी को इन्होंने नौकरी निकालने की घोषणा कर दी थी 8000, सुनिएगा जी, 8000 प्लस कांस्टेबल की भर्ती। कमाल की बात है जब वो सरकार गई, जब उस सरकार के समय में 8000 पद खाली थे, जब नई सरकार आती है तो 4000 पद कैसे खाली बचते, मेरे समझ में ये नहीं आता मेरे दिमाग में बिल्कुल। कि पदों की संख्या सी डायरेक्टली हाफ कैसे हो गई। जी, तो ये चीजें हैं जहां पर इनकी हठधर्मिता चीजें दिखी हैं और उसकी कहीं ना कहीं वजह है युवा एक कट्ठा खड़ा नहीं रह सकता। बिल्कुल। युवा को फटाफट चाहिए, अगर वो आंदोलन कर रहा है 2 घंटे में आंदोलन करके निकल ले सब कुछ हो जाए ऑन द स्पॉट, जी, जबकि ऑन द स्पॉट चीजें नहीं होती, आपको खड़े रहना होता है, बिल्कुल। तब तक खड़े और रहना उसके बाद होता है सर जब तक जी, आप ये भी तो देखते हैं कि युवा सवाल कहाँ पूछता है, सवाल वो सवाल नहीं पूछता। मंत्रियों से सरकार से नहीं पूछेगा, टीचर से पूछेगा, क्यों निकलवा दी, क्यों इतनी भर्ती आई हैं, और टीचर को गालियां बकेगा कि जैसे टीचर अपनी जेब में भर्तियां अवधेश लेके बैठा हो कि नहीं हम इतनी ही दे रहे हैं। जी, अवधेश जी चलते चलते जैसा कि दिनेश जी ने युवाओं के लिए एक अपनी बात में संदेश भी दे दिया, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सर युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि कम से कम अपना विरोध तो दिखाइए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, क्योंकि देखिए शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। अगर आप पिछले आंदोलन की भी बात करेंगे तो सोशल मीडिया से ही वो आंदोलन आग पकड़ा था। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बात कहेंगे तो लोग बाग भी उसको समझेंगे और आपको समर्थन देंगे। वैसे भी आप युवा जो है सर वो काफी समय अपना बर्बाद कर रहा होता है सोशल मीडिया पर, चैट में या फिर कहीं इधर उधर पोस्ट करने में। तो कम से कम इस दिशा में अगर आप 10-15 मिनट भी दे देते हैं, किसी का कॉपी भी पोस्ट को कॉपी भी कर लेते हैं, किसी के ट्वीट को रीट्वीट भी कर देते हैं, तो उसमें आपका क्या जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप सही बात कहेंगे तो आपको लोगों का समर्थन भी मिलेगा और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए और अपने पदों की वृद्धि के लिए, उम्र सीमा में बढ़ोतरी के लिए और बाहरी राज्य का कोटा खत्म करने के लिए अपनी मांग लगातार सरकार से करते रहिए। दिनेश जी, अवधेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय सरल टॉक को देने के लिए। तो दर्शकों, दिनेश जी और अवधेश जी ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को एक होना होगा और सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि जब सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से वोट ले सकती है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को भी सरकार तक पहुंचा सकते हो। जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि आप सोशल मीडिया पर समय बिताते ही हैं, तो अपने काम के लिए भी आप 10 या 15 मिनट निकालें। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही थी, ऑल इंडिया के जो अभ्यर्थी है वो नहीं भर पाएंगे इसमें फॉर्म, केवल एमपी के लिए होगा, उनकी इस बात को याद दिलाएं। किसी भी तरीके का हैशटैग चलाएं, जैसा कि दिनेश चौहान जी ने कहा कि नया वर्ष आने वाला है, तो अपने अपने तरीकों से शिवराज मामा को हैशटैग के माध्यम से आप याद दिला सकते हैं। लेकिन राजनीतिक सक्रियता बढ़ानी होगी, जैसा कि दिनेश जी अवधेश जी ने चर्चा में कहा कि राजनीतिक सक्रियता मध्य प्रदेश के युवा को बढ़ानी होगी, और जितना समय इस राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने में लगेगा, उतना ही समय आपकी मांगों को पूरा होने में लगेगा। लेकिन युवाओं में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, वो पहले से इस चीज को समझे हैं और कहीं ना कहीं अपने रोजगार के महत्व को समझ रहे हैं, जैसा कि दिनेश जी ने कहा। तो चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।